वेलकम टू ऑल। आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं इन्वायरमेंट का सिलेबस। और सिलेबस को डिस्कस कर लेने के बाद आज ही हम इन्वायरमेंट का पहला टॉपिक भी कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है सिलेबस का, वो इन्वायरमेंट है। ठीक है, इसमें इन्वायरमेंट की डिफिनेशन वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरा टॉपिक है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। ठीक है, पर्यावरण, पारिस्थितिकी एंड पारिस्थितिकी तंत्र। तीसरा टॉपिक है बायोम। बायोम की हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम ही होती है। चौथा हमारा रहेगा बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट हमारा है इन्वायरमेंट, पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन। इन्वायरमेंट, पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, पर्यावरण प्रदूषण एवं अवनयन। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन। इन्वायरमेंट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि कौन कौन से लेजिस्लेशन है इन्वायरमेंट संबंधित। ठीक है, कौन कौन सा एक्ट है, पॉलिसीज़ कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी आंदोलन चले हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक आज का। हम पहला टॉपिक है इन्वायरमेंट। ठीक है, पहला टॉपिक कौन सा है? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का सिंपल सा मतलब हिंदी में होता है पर्यावरण। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक होता है परि और दूसरा कौन सा होता है? आवरण। परि मीन्स क्या होता है? परि मीन्स होता है चारों ओर। परि मीन्स होता है चारों ओर, और आवरण मीन्स होता है घिरा हुआ। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर इसको कहें हम तो ये समझिए हमारा जो है, ये हमारे समझ लीजिए जीवधारी हैं। जीवधारी मतलब होता है लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स जो भी जीवित चीज़ें हैं। इन जीवधारियों के चारों ओर गैसों का जो आवरण पाया जाता है, गैसों का आवरण पाया जाता है, उसे ही हम क्या बोलेंगे? उसे ही इन्वायरमेंट बोलेंगे, या फिर उसी को ही हम क्या बोलेंगे? पर्यावरण बोलेंगे। सिंपल सी डेफिनेशन है कि जीवधारियों के चारों ओर गैसों का जो आवरण पाया जाता है उसे ही इन्वायरमेंट कहते हैं। अब जीवधारी में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? लिविंग थिंग्स में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? इसमें दो तीन चीज़ें आ सकती हैं। क्या क्या आ सकती हैं? जैसे कि इसमें मनुष्य भी आ सकते हैं, मैन आ सकते हैं। ठीक है, एनिमल आ सकते हैं। ठीक है, जीव जंतु, या उसके अलावा इसमें प्लांट्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जीवधारी होंगे। इनके चारों तरफ गैसों का जो आवरण पाया जाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? उसे ही बोलते हैं हम जो है इन्वायरमेंट। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा कि स्ट्रक्चर ऑफ इन्वायरमेंट क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण की संरचना। ठीक है, दो तरह का होता है ये, एक होता है बायोटिक, एक होता है कौन सा? बायोटिक, दूसरा होता है नॉन बायोटिक। जैविक घटक, दूसरा कौन सा होता है? अजैविक। ठीक है, तो बायोटिक वाले कौन कौन सी आएंगी? वही सब चीज़ें जो हमने बताया था, जैसे बायोटिक में प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमल आ जाएगा। ठीक है, उसका मेन आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें बायोटिक में आ जाएंगी। नॉन बायोटिक्स में क्या आएगी? नॉन बायोटिक्स में जैसे हमारा स्थल मंडल, मतलब लैंड वाला एरिया। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल जिसको बोलते हैं हम, जल वाला एरिया, है ना। और तीसरा कौन सा आएगा? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर।
ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, वायुमंडल। तो ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ एनवायरनमेंट। इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक बायोटिक होता है, एक नॉन बायोटिक होता है। बायोटिक कंपोनेंट्स में आप क्या आएंगे, प्लांट्स आ जाएगा, एनिमल आ जाएगा और मैन आ जाएंगे। नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स उसमें कौन कौन सी आ जाएंगी, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल। ठीक है, ये तीन चीज़ें इसमें आ जाएंगी। उसके अलावा कंपोनेंट, अगर इसके अवयव की बात करें, कौन कौन से इसके एलिमेंट होते हैं, तो तीन एलिमेंट लिया जाता है खासकर, बायोटिक, ठीक है, एक नॉन बायोटिक और एक ऊर्जा भी ले लिया जाता है, ऊर्जा संगठक। ठीक है, तो अन्न वाले में तीन आ जाएंगी, एक बायोटिक आ जाएगा, एक नॉन बायोटिक आ जाएगा और तीसरा कौन सा आ जाएगा, ऊर्जा आ जाएगा, है ना। तो ये तीन चीज़ें इसके क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं इन्वायरमेंट के, है ना। नेक्स्ट हमारा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्से वगैरह लिखने में काफ़ी हेल्पफुल होगा इससे, कि मानव और पर्यावरण के बीच में जो संबंध रहे हैं प्राचीन काल से लेकर अभी तक के, उनके संबंधों को हम देखते हैं कि कैसे कैसे संबंध रहे हैं, प्रेजेंट टाइम पे किस तरह के संबंध है, मनुष्य और इसके बीच में, पर्यावरण के बीच में कैसा संबंध है। ठीक है, इन संबंधों को हम क्या करेंगे, टाइम स्केल में बांट कर इसको स्टडी करेंगे, कि जैसे बहुत प्राचीन समय पहले कैसे था, प्रेजेंट टाइम पे कैसे है, या बीच के पीरियड में कैसा था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो बांटा है वो सबसे पहला हमारा रहेगा, उसका हमने नाम रखा है इरा ऑफ हंटिंग, इरा ऑफ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। इरा ऑफ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग मतलब संग्रहणकर्ता एवं शिकार करने वाले जो काल है, जिसमें मनुष्य क्या करता था। ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें मानव क्या करता था, मानव जो है एक नोमैडिक लाइफ जीता था। मतलब स्टार्टिंग में मानव जो है घुमक्कड़ जीवन जीता था, अस्थायित्व नहीं थी उसकी ज़िंदगी में। कभी यहाँ रह रहा है, 15 दिन बाद जो है शिफ्ट होकर कहीं और रहना शुरू कर देगा। ठीक है, वहीं अपना घर बना लेगा, वहीं रहेगा। एग्रीकल्चर वो नहीं करता था। ठीक है, उसके अलावा क्या करता था, केवल वो केवल हंटिंग करता था, शिकार करता था जानवरों के, और उसको जो है वो उसी को मार के खा जाता था, उसी को खाता था। ठीक है, तो इस तरह से उसकी लाइफ जो थी वो नोमैडिक लाइफ थी, घुमक्कड़ ज़िंदगी जीता था। तो इस कहीं न कहीं उसकी ज़रूरतें जो थी बहुत लिमिटेड थी, ज़रूरतें उसके पास ज़्यादा नहीं थी। तो क्या करता था कि अपने केवल और केवल पेट भरने के लिए अपना जो है काम करता था, और जो है उसकी जो है नीड्स फुलफिल हो जाती थी। तो वो एनवायरनमेंट वगैरह के साथ बहुत ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ ऐसा कुछ नहीं करता था। ऐसा नहीं कि जंगल काट डाले या कुछ और डेवलपमेंट कर डाले, ठीक, ऐसा कुछ नहीं करता था। तो इस पीरियड में क्या था कि मनुष्य और एनवायरनमेंट के बीच में जो संबंध था वो बहुत, समझिए, एक हेल्दी रिलेशनशिप था दोनों के बीच में, जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत मधुर संबंध थे दोनों के बीच में। ठीक है, क्यों, क्योंकि मनुष्य की ज़रूरतें जो थी वो लिमिटेड थी, है ना। तो इन्वायरमेंट के साथ बहुत छेड़छाड़ नहीं करता था, है ना। और एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है क्योंकि मनुष्य जो है अस्थायित्व वाली ज़िंदगी नहीं जीता था, कभी यहाँ रह रहा है, कभी वहाँ रह रहा है, कभी यहाँ चला जा रहा है ना। तो एक सिंपल से वर्ड में अगर इसको बोलें, कंक्लूड करें, तो ये कह सकते हैं कि मनुष्य और पर्यावरण के बीच में जो संबंध था वो गिव एंड टेक का था, या रिसीवर एंड कॉन्ट्रीब्यूटर का था, कि भाई वो भी उसको कुछ दे रहा है, वो उसको रिवर्स में कुछ दे रहा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, मैन क्या करता है, मैन प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और पौधे क्या करते हैं, रिवेंज में क्या करते हैं, बदले में वो क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो कहीं के रिलेशनशिप इनके बीच में क्या था, गिव एंड टेक का था, रिसीवर एंड कॉन्ट्रीब्यूटर का था। तो इनके बीच में जो इस समय का जो रिलेशनशिप था वो बहुत ही हेल्दी था, मित्रतापूर्ण संबंध थे इनके बीच में। ठीक है, तो ये हमारा पहला रहेगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा जो काल रहेगा वो काल है इरा ऑफ पेस्टोरल इकोनॉमी। इसमें क्या होता था, इसमें मनुष्य जो है पशुपालन का काल जिनको बोलेंगे हम, पशुपालन का काल। ठीक है, इसमें मनुष्य क्या करता था, इसमें देखिए लोग जैसे पहले क्या करते थे कि बहुत बड़ा समुदाय या ग्रुप बनाकर नहीं चलते थे। 2 लोग हो गए, 3 लोग हो गए, 4 लोग हो गए, शिकार की तलाश में निकल गए, और इसके अलावा उनको जो है शिकार मिल गया, वो उनका पेट भर गया, तो वो जो है क्या करते थे, फिर वहीं रुक जाते थे, वहीं रहने लगते थे। लेकिन धीरे 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 विद द प्रोसेस ऑफ टाइम लोगों ने क्या करना शुरू किया कि वो अब जन से जन समूह में परिवर्तित होना शुरू हो गए। अब वो क्या करेंगे, एक समूह में रहना शुरू कर दिया उन लोगों ने। ठीक है, मतलब पहले वो इंडिविजुअल थे, अब उन्होंने क्या बना लिया, अब उन्होंने ग्रुप बना लिया, अब वो ग्रुप में चलने लगेंगे। इसका मतलब जो लोग ग्रुप में चलेंगे, जाहिर सी बात है एक दूसरे की डिपेंडेंसी क्या होगी, एक दूसरे पर बढ़ेगी, निर्भरता एक दूसरे पर क्या बढ़ेगी, बढ़ेगी। लेकिन अभी भी मनुष्य क्या करता था, केवल और केवल हंटिंग करता था, शिकार करता था,
फूड गैदरिंग करता था, मतलब उनसे भोजन उनको भी ले लेता था। अभी भी इनकी ज़िंदगी में कोई स्थायित्वपन नहीं था, परमानेंट घर बनाकर नहीं रहते थे। ठीक है, तो इस वाले पीरियड में भी क्या था कि मनुष्य मेन, ठीक है, मेन एंड इन्वायरमेंट के बीच में जो संबंध था, वो जो संबंध था उसमें बहुत बड़ा बदलाव कोई नहीं आया। जैसे इसके पहले वाले में हंटिंग एंड गैदरिंग वाले में था, वैसे अभी भी पेस्टोरल इकोनॉमी वाले में, अभी भी पशुपालन वाले में क्या हो रहा है, उसी तरह के लगभग लगभग लाइफ इसमें भी चल रही है। और दोनों के बीच में जो संबंध हैं काफ़ी अच्छे हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप अभी भी इन्वायरमेंट के साथ मानव ने इसमें नहीं किया है। तीसरा जो हमारा पीरियड है वो पीरियड ऑफ एग्रीकल्चर है, पीरियड ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, मतलब कृषि का काल। कृषि के काल में क्या हुआ है, इसमें मनुष्य की लाइफ में स्टेबिलिटी आ गई। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहले आयरन की खोज हुई थी। अब क्या हुआ कि इस पीरियड में पहले केवल जो है पत्थरों की खोज हुई थी। अब इस वाले पीरियड में क्या हुई, आयरन की भी खोज हो गई। तो पत्थर और आयरन की खोज से क्या हुआ कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में बहुत बड़ी रिवोल्यूशन आई, बहुत बड़ी क्रांति आई। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया कि अब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि अब उन लोगों ने जंगलों को, पेड़ों को, इन सबको काटना स्टार्ट कर दिया। और जब लोग अस्थायित्व वाली ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर दी तो लोगों ने क्या किया, परमानेंट जब घर बनाना शुरू किया, तो जाहिर सी बात जब घर बनाएंगे तो पेड़ पौधे जंगल इन सबको काटेंगे ना, वहीं तो घर बनाएंगे। ठीक है, और जब सेटल्ड लाइफ जिएंगे, एग्रीकल्चर लोगों ने करना शुरू किया, जब खेती करेंगे तो उनको खेती के लिए भूमि चाहिए, जब लैंड चाहिए तो जंगल फॉरेस्ट सबको क्या करेंगे, काटेंगे। तो इसका मतलब सिंपल सा हुआ है कि अब मानव ने इन्वायरमेंट के साथ छेड़छाड़ करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। और अब मानव ने क्या किया, जंगलों को, पेड़ों को, इन सबको काटना शुरू कर दिया। तो कहीं न कहीं मानव के इन्वायरमेंट में हस्तक्षेप की जो इनिशियल स्टेज है वो पीरियड ऑफ एग्रीकल्चर है। ठीक है, तो इस वाले काल में हालांकि बहुत बड़ा परिवर्तन अभी ऐसा नहीं आएगा कि मानव जो है पूरी तरीके से इन्वायरमेंट को बर्बाद कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सिंपल सा ये है कि हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया है। अब दोनों के बीच में जो गिव एंड टेक रिलेशनशिप था, कंट्रीब्यूटर और रिसीवर का जो रिलेशनशिप था दोनों के बीच में, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गिरावट आना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पीरियड है वो पीरियड ऑफ कौन सा है, पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ठीक है, औद्योगिक क्रांति का काल, इसको क्या नाम देते हैं, औद्योगिक क्रांति। अच्छा, आप लोग एक काम करिएगा कि नोट्स बनाते समय हमारे शब्दों पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि जो हम वर्ड्स लिख रहे हैं वो थोड़ा क्लियरिटी कम हो पा रही है और आगे चलकर वीडियोस में इसमें रिफॉर्म किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी आप क्या करिएगा कि शब्दों को सुनने पर ज़्यादा विश्वास करिए और उसके अलावा खुद की नोट्स बनाइए। ठीक है, तो ये है हमारा औद्योगिक क्रांति का काल। ठीक है, औद्योगिक क्रांति कहाँ पे हुई थी, देखिए हुआ क्या था कि जो औद्योगिक क्रांति हुई थी वो इंग्लैंड से शुरुआत हुई थी। ठीक है, इंग्लैंड कहाँ पड़ता है, यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ता है, यूरोपीय महाद्वीप में पड़ता है। तो इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी 1688 में। ठीक है, इसमें हुआ क्या था कि इसमें तीन चीज़ें हुई। जो उत्पादन प्रणाली थी, क्या थी, उत्पादन प्रणाली, मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहे हैं, तो जिसको इंग्लिश में बनाना नोट्स वो इंग्लिश में बनाए, जिसको हिंदी में बनाना वो हिंदी में बनाए, दोनों में भी लिख सकता है, कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है ये। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो थे, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की प्रणाली में क्या हुआ, चेंज आया, बहुत बड़ा बदलाव आया। उत्पादन की प्रणाली थी क्या, ठीक है, उत्पादन की प्रणाली मतलब सिंपल सा था, जैसे जो मोड था, जो मेथड्स था और जो टेक्निक थी। ठीक है, मोड, मेथड्स एंड टेक्निक्स, उत्पादन करने के जो तरीके, तौर तरीके, नियम थे, जो टेक्निक्स की जाती थी, जो मेथड्स यूज़ किए जाते थे, जो मोड यूज़ किए जाते थे, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया। परिवर्तन कैसे आया कि जैसे पहले क्या होता था, पहले जो चीज़ें उत्पादित की जाती थी, पैदा की जाती थी, वो डोमेस्टिक लेवल पे होती थी। ठीक है, वो क्या होती थी, स्मॉल स्केल लेवल पर होती थी। कीवर्ड्स पर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा वो मैन मेड होती थी ज़्यादातर। लेकिन औद्योगिक क्रांति होने से क्या हुआ कि अब वो डोमेस्टिक जो थी, जो घरेलू लेवल पर उत्पादन होता था, वो अब कहीं न कहीं किस लेवल पर होने लगा, अब वो इंडस्ट्री लेवल पर होने लगा। पूरी पूरी तरीके से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ बना दी गई। और इंडस्ट्री जब बना दी गई तो जो घरेलों में, घरों में, जैसे लोग देखते रहे होंगे कि हाथ के बने हुए चीज़ों को पैदा बनाते थे लोग, जो है ये सब चीज़ें होती थी पहले। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति आई तो इससे क्या हुआ कि जो डोमेस्टिक लेवल पर जो उत्पादन होता था, अब वो चेंज होकर इंडस्ट्री लेवल पर हो गया। ठीक है, पहला बदलाव ये आया। दूसरा बदलाव क्या आया,
स्मॉल स्केल पर जो प्रोडक्शन होता था, मतलब बहुत छोटे या लघु स्तर पर बहुत उत्पादन होता था, अब वो चेंज होकर किस लेवल पर हो गया, वो लार्ज स्केल पर हो गया, मतलब बृहद स्तर पर उत्पादन किया जाएगा, बड़े पैमाने पर किया जाएगा। तीसरा जो बदलाव आया, जो मैन मेड होते थे, मतलब जो लोगों हस्त निर्मित जो होते थे, लोग अपने हाथों से जो बनाते थे, अब उसको रिप्लेस करके मशीन, बड़ी बड़ी मशीनें लग गई। भाई जाहिर सी बात है, जब चीज़ें घरों से बाहर निकलेंगी, ठीक है, घर में आप बहुत बड़ी 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 मशीन लगा नहीं सकते हो आप, ठीक है। अब क्या होने लगा कि जो मैन मेड की जगह मशीनें लग गई बड़ी बड़ी, जब मशीनें बड़ी बड़ी लग गई तो जाहिर सी बात है लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई। तो इस पीरियड में इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए, ठीक है, बड़े लेवल पर लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने के लिए हुआ क्या कि मानव ने इन्वायरमेंट के साथ छेड़छाड़ करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और मानव कहीं न कहीं प्रकृति का बहुत बड़ा चेंजर बन गया। जो अभी तक कंट्रीब्यूटर होता था, जो अभी कहीं न कहीं गिव एंड टेक रिलेशनशिप था जो है मनुष्य और इन्वायरमेंट के बीच में, अब वो संबंध कहीं न कहीं केवल और केवल टेक का होने लगा है, और मानव अब जो है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना बड़े लेवल पर स्टार्ट कर चुका है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा इसमें, जो हमने पीरियड बांटा हुआ है, उसमें हमारा है इरा ऑफ 21st सेंचुरी, ठीक है। ये इसको आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, 21वीं सदी का जो काल है उसमें क्या हुआ है कि इसमें जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी का आप लोग पता ही होगा कि टेक्नोलॉजी का जो है, टेक्नोलॉजी के लेवल पर क्रांति हुई बहुत बड़ी लेवल पर। और इस वाले पीरियड में क्या हुआ है कि पहली बात तो पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी है, ठीक है, जनसंख्या जो है बहुत तेज़ी से बढ़ी है, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि औद्योगिकरण बहुत तेज़ी से हो रहा है। औद्योगिकरण भी इस काल में बहुत तेज़ी से हुआ है, बड़ी बड़ी मशीनों का डेवलपमेंट इस्टेब्लिश किया गया इसी लेवल पर, इसी वाले काल में। उसके अलावा जो है डिफॉरेस्टेशन, मतलब जंगलों का काटना, जंगलों का काटना बहुत तेज़ी से इसी में स्टार्ट हुआ है ना। उसके अलावा शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, ठीक है, अर्बनाइजेशन इसी वाले पीरियड में स्टार्ट हुआ, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इसी पीरियड में स्टार्ट हुआ, रैपिड डिफॉरेस्टेशन इसी पीरियड में स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो कहीं न कहीं जो इरा ऑफ 21st सेंचुरी है, इसमें हुआ हो क्या रहा है कि अर्बनाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, औद्योगिकरण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है, शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मनुष्य क्या कर रहा है, एनवायरनमेंट के साथ पेड़ों को, जंगलों को बहुत तेज़ी से काटता चला जा रहा है ना। जो बहुत तेज़ी से काटता चला जा रहा है, तो इस वाले पीरियड में क्या हो रहा है कि मनुष्य और एनवायरनमेंट के बीच में जो संबंध थे, वो बिल्कुल समझिए मनुष्य अब एनवायरनमेंट का डिस्ट्रॉयर बन चुका है। क्या बन चुका है, डिस्ट्रॉयर, विध्वंसकर्ता बन चुका है। अब मनुष्य इन्वायरमेंट को कहीं न कहीं नष्ट करने में लग चुका है, आप एक प्रकार से कह सकते हैं। इनके बीच जो संबंध चले आ रहे थे अतीत से, बहुत पहले से, उन संबंधों में जो कहीं न कहीं मधुरता थी वो ख़त्म होती चली जा रही है ना। जिसकी वजह से हो क्या रहा है, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सामने फेस होकर आ रही है। जैसे आप देख रहे होंगे आए दिन भूकंप आते रहते हैं, उसके अलावा देखते होंगे बाढ़ आते रहते हैं, चाहे वो केरला बाढ़ हो, चाहे फिर वो बिहार में बाढ़ हो, ठीक है, चाहे वो उत्तराखंड का बाढ़ हो, ठीक है, ये सब आप लोगों ने देखा ही होगा। तो जो ये बाढ़ आ रहे हैं, आपदाएँ आ रही हैं, भूकंप आ रहे हैं, चक्रवात आ रही हैं, है ना, इन सब के बीच में कहीं न कहीं जो एक बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है, वो ये है कि मनुष्य का नेचर के साथ ज़बरदस्त तरीके से इंटरफेरेंस करना, सिंपल सा तरीका एक है, ठीक है। तो वो क्या रहा है कि इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, समस्याएँ किस तरह की आ रही हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, देख रहे होंगे आप। उसके अलावा क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस की प्रॉब्लम आ रही हैं, ठीक है, इसको हम इलेबोरेट करेंगे आगे क्लास में। ग्रीन हाउस गैसेस की समस्याएं आ रही हैं, है ना। और उड़ा के ये सब समस्याएं जो हैं वो बहुत बड़े लेवल पर आ रही समझिए निकल कर, है ना। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए कि संबंध इनके बीच में बहुत मधुर बनाना चाहिए। अगर हम कंक्लूड करें इस ओवरऑल जो हमने कैटेगराइजेशन किया है, अलग अलग काल में बांट कर आपको बताया है, अगर इसको ओवरऑल हम कंक्लूड करके एक शब्द में बोलना चाहें, एक लाइन में बोलना चाहें, तो कह सकते हैं कि मनुष्य और पर्यावरण के बीच में जो संबंध था वो पहले रिसीवर और कंट्रीब्यूटर का था, ठीक है, मतलब दाता और प्राप्तकर्ता, है ना। लेकिन क्या हुआ, ये रिसीवर कंट्रीब्यूटर से चेंज होगा, ये पहले चेंजर में चेंज हुआ, किसमें हो गया, ये इसमें बदलाव करता बना मनुष्य, बदलाव करता के बाद मनुष्य जो है डिस्ट्रॉयर बन गया। ये है क्रोनोलॉजी, ठीक है। सीक्वेंस यही है कि मनुष्य मनुष्य और उनके बीच में पहले रिसीवर और कंट्रीब्यूटर का था। मनुष्य ने क्या करने किया कि कंट्रीब्यूट करना बंद कर दिया। अब वो चेंजर बना पहले, चेंजर के बाद वो सीधे सीधे डिस्ट्रॉयर बन गया, वो विध्वंसकर्ता बन गया, ठीक है, जिसकी वजह से तमाम समस्याएं निकल के आ रही सामने, है ना।
तो हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट जो है इन सब चीज़ों को इंटरनेशनल लेवल पर, केवल इंडिया लेवल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये वैश्विक स्तर पर एक समस्या है, और जिसको दूर करने के लिए तमाम एफर्ट लगाए जा रहे हैं, तमाम ली जा रही चीज़ें, जैसे कि हम ये सब हालांकि मेंस वाले इसमें पढ़ेंगे, जैसे कि रियो समिट हुआ था, है ना, रियो समिट जिसको बोलते हैं, अर्थ समिट बोलते हैं 1992 का। एक बार ऐसे आप केवल माइंड में डाल लीजिए इसको, हालांकि इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे रियो समिट हुआ था, उसके अलावा इन्वायरमेंटल एथिक्स की बात की जा रही है ना, इन्वायरमेंटल इथिक्स इसकी बात की जा रही है ना। उसके अलावा तमाम इन्वायरमेंट से रिलेटेड तमाम कानून है, जैसे 1972 का 1972 है ना, 1980 का है, 1927 का है ना। तमाम ऐसे नियम कानून हैं इन्वायरमेंट से संबंधित। उसके अलावा बहुत से आंदोलन चले हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, है ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट के अलावा एपिको मूवमेंट, है ना, साइलेंट वैली मूवमेंट, साइलेंट वैली मूवमेंट। तो ये सब क्या है कि ये सब तमाम ऐसे आंदोलन चले हैं इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि आने वाले क्लासेस में इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि केवल इन्वायरमेंट के बारे में आपको हम एक अच्छा ओवरऑल व्यू दे रहे हैं, है ना। और अगर हम ऐसे बात करें कि कुछ अवधारणाएं आई थी, कॉन्सेप्ट, जैसे कि मानव और इन्वायरमेंट के संबंध को लेकर कुछ अवधारणाएं अलग अलग लोगों ने दी थी, अलग अलग इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, उन लोगों ने कुछ अवधारणाएं दी हैं। जैसे पहला उसमें से जो अवधारणा है वो है निश्चय, जिसको बोलते हैं निश्चयवादी, निश्चयवादी अवधारणा, ठीक है। निश्चयवादी अवधारणा, ये इसी को बोलते हैं नियतवादी, ठीक है। निश्चयवादी या नियतवादी जो अवधारणा थी, इसको दिया किसने था? इसको दिया था हमबोल्ट ने। इस अवधारणा को किसने दिया था? हमबोल्ट ने। नाम याद रखिएगा, इन्वायरमेंट में बहुत कम ऐसे इन्वायरमेंटलिस्ट हैं जिनका नाम आता है, तो जितने लोग के भी नाम हम आपको बताएंगे उन सबका नाम आपको एज इट इज याद रखिएगा, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जो मनुष्य और इन्वायरमेंट के बीच में संबंध था, उसके बारे में उन्होंने बताया था कि जो मानव है, मानव इन्वायरमेंट का एक अभिन्न अंग है, ठीक है। इन्होंने कहा कि मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, मनुष्य हमेशा इन्वायरमेंट का एक अभिन्न अंग रहेगा। मनुष्य कभी भी प्रकृति पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है, मनुष्य कभी भी इन्वायरमेंट के साथ बहुत बड़े लेवल पर छेड़छाड़ नहीं करता है। ये अपना इनका व्यू है, इस पर आप तर्क वितर्क ना करिएगा कि क्यों नहीं कर सकता है, किया तो है मनुष्य ने, ऐसा कुछ नहीं है। इनका एक अपना पर्सनल व्यू है। इन्होंने कहा था कि मनुष्य प्रकृति में विजय प्राप्त नहीं कर सकता है, मनुष्य प्रकृति की हाथ की एकमात्र कठपुतली है। इन्होंने बोला था कि पपेट ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, मनुष्य जो है वो इन्वायरमेंट की एकमात्र कठपुतली है, इन्होंने कहा था। जो दूसरी अवधारणा है वो है पॉसिबिलिज्म बोलते हैं इसको, संभववादी अवधारणा, संभववादी अवधारणा, ठीक है। इसको किसने दिया था? इसको डिमांजिया करके थे एक, डिमांजिया, ठीक है, डिमांजिया, ये अवधारणा इन्होंने दिया था। इन्होंने क्या कहा था? अभी देखिए इनका इनका व्यू क्या है। इन्होंने कहा था कि मैन है, इधर इन्वायरमेंट है। इन्होंने कहा था कि जो मानव है वो प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है, बिल्कुल उनका उल्टा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त ही नहीं कर सकता। ये कह रहे हैं कि नहीं, मनुष्य जो है वो इन्वायरमेंट पर प्राप्त कर सकता है, मनुष्य जो है अपने अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट पर बदलाव कर सकता है, चेंज कर सकता है, ठीक है, कुछ भी कर सकता है इन्वायरमेंट के साथ वो। मतलब उनका कहने का मतलब है कि बड़े लेवल पर उसको जो है बदलाव कर सकता है, चेंज कर सकता है। ये इनका अपना पर्सनल व्यू है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है तीसरा, वो है नियो डिटर्मिनिज्म, नियो नेक्स्ट हमारा कौन सा है? नियो डिटर्मिनिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म, ठीक है। ये विचार किसने दिया था? ये ग्रिफिथ, ग्रिफिथ एवं टेलर ने दिया था, है ना। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जो है रुको और जाओ, इन्होंने रुको और जाओ की धारणा दी थी, रुको एवं जाओ। इन्होंने मतलब कहा था कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ उसी लेवल तक करिए आप
कि जिससे कि प्रकृति आपके साथ आपको कोई मतलब कह सकते हो कोई नुकसान ना पहुंचाए। इनका सिंबल का मतलब है कि प्रकृति को आप उस लेवल तक छेड़छाड़ करिए या प्रकृति के साथ उसी लेवल का आप जो है वो करिए कि जिससे कि आने वाली पीढ़ी को किसी प्रकार की कोई कंप्रोमाइजेशन ना करना पड़े, है ना। तो कहीं ना कहीं इनकी जो अवधारणा है वो सतत विकास के काफ़ी क्लोज है, सतत विकास की एक अवधारणा है ना, सतत विकास के काफ़ी नज़दीक है इनकी अवधारणा। तो सतत विकास के बारे में हम पढ़ेंगे आगे क्लास में, जिसको बोलते हैं SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसमें टोटल 17 गोल हैं और ये 2030 तक इसको अचीव करने का टारगेट रखा गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को, सतत विकास लक्ष्य को। तो ये जो अवधारणा थी न्यू डिटर्मिनिज्म वाली, ये अवधारणा जो है काफ़ी हद तक इसके करीब है, क्योंकि ये कहते हैं कि रुको और जाओ। मीन्स इनका कहने का मतलब है कि आप एक बार सोच विचार कर लो, उस लेवल तक आप छेड़छाड़ ना करो, उस लेवल तक आप जो है इन्वायरमेंट के साथ खिलवाड़ ना करिए कि इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं उल्टा आपके साथ खिलवाड़ करने लगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इसमें चौथा, वो है नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट। ठीक है। नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट में इसमें क्या कहा जाता है, इसमें कहा गया है कि भाई जो मैन है और जो इन्वायरमेंट है इनके बीच जो संबंध है वो आइडियल होने चाहिए। ये एक आदर्श जो है कहीं कहीं संबंधों की बात कर रहे हैं। हालांकि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा कि मनुष्य और इन्वायरमेंट के बीच में जो संबंध हो वो हमेशा आदर्श रहें। ये तभी पॉसिबल है जब कहीं ना कहीं हम फिर से एक जो है नोमैडिक लाइफ, घुमक्कड़ वाली ज़िंदगी जीने लगें, पेस्टोरल इकोनॉमी जीने लगें, इस टाइप की ज़िंदगी हम जीने लगें, तभी ये पॉसिबल है। तो आज हमने क्या किया है कि जो है इन्वायरमेंट का जो इंट्रोडक्टरी क्लास है, सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया था, और इसके अलावा इन्वायरमेंट का आज हमने पहला टॉपिक खत्म कर दिया है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। प्रीलिम्स के लिए पहला टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, और कहीं ना कहीं ये समझ बनाने के लिए पहला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो हमने अभी ये एक्सप्लेन किया है ये SC के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है इकोलॉजी स्टार्ट करेंगे और आप नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।